क्योंकि वो जमीन से जुड़े हुए नेता थे, उनको भी पता था कि यहाँ की आर्थिकी उद्यान विकास ही संभव है। उन्होंने पूरे उत्तर प्रदेश से एक निदेशालय, क्योंकि पहले जो निदेशालय होता था कृषि निदेशालय करके होता था, उसके अंतर्गत सारे आते थे। अच्छा, मैं आपसे एक चीज जानना चाह रहा हूँ कि जितनी चीजें आपने बोली एज ए उद्यानीकरण के लिए, उन सब का ऐसा कुछ कंबाइंड बगीचा बनाया जा सकता है क्या? अभी मैं गया था यहाँ, तो स्टोन फ्रूट्स में ध्यान देना चाहिए। जो फल हमारे हैं उनकी विपणन की कोई व्यवस्था नहीं। आजकल आप मालदा देखते होंगे, कई संस्थाएं जो हैं, दात संस्था भी कर रही है, एक आपका ये बागवानी कृषि बागवान विकास उद्यमी संगठन है, वो भी लगे हैं कि माल्टा का विपणन हो। मतलब विपणन जो है अब नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड टाइम। आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं उद्यान के विशेषज्ञ एक्सपर्ट हॉर्टिकल्चर हमारे साथ हैं। और यदि हम हॉर्टिकल्चर की बात नहीं करेंगे तो उत्तराखंड राज्य का सपना अधूरा रह जाएगा। इसलिए हमें लगता है कि हमें ऐसे विशेषज्ञों से बात करनी चाहिए जो स्वावलंबन और स्वरोजगार की दिशा में आगे काम करवाते हैं और करते भी हैं। ऐसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद उकसाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार जी। अच्छा लगा मुझे कि हम जब उत्तराखंड की बात करते हैं तो यहाँ उद्यानिकी और कृषि तो खेती कम है, लेकिन उद्यानिकी में हम जब बात करेंगे तो इसमें हमको आगे भी बढ़ना है, इसमें कमाना भी है, सीखना भी है। कैसा लग रहा, मतलब आपको राज्य बनने के बाद ये कौन सा राज्य होना चाहिए? लोगों ने बोला ना ऊर्जा प्रदेश, आपदा प्रदेश तो इसको क्या उद्यानिकी प्रदेश बोले हम इसको? आपने बहुत सही प्रश्न उठाया जी। और सबसे पहले तो मैं उत्तराखंड टाइम का जो है वो धन्यवाद देता हूँ कि मुझे आमंत्रित किया यहाँ पर, और इस बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा के लिए आपने आमंत्रित किया। निश्चित रूप से उद्यान विकास पर चर्चाएं होनी चाहिए, क्योंकि इस राज्य की आर्थिकी जो है वो उद्यानिकी है। बिल्कुल। जब हम उद्यानिकी की बात करते हैं तो उसके अंतर्गत कई ऐसे विषय आते हैं, जैसे आप फलों की बात करेंगे, आप सब्जियों की बात करेंगे, फूलों की खेती की बात होगी, मौन पालन की बात होगी, मशरूम उत्पादन की बात होगी। अच्छा। यहाँ तक कि चाय है, जड़ी बूटी है, रेशम है। क्या बात है। ये सारे के सारे ऐसे विषय हैं कि जिनको कि हम घर बैठ के ही स्वरोजगार प्राप्त कर सकते हैं। और पलायन रोकने का, जो आजकल आप देखते हैं सोशल मीडिया पे, उस पर और एक बहुत बड़ी विकट समस्या भी है पलायन की, और पलायन का और भी कई कारण हैं, लेकिन मुख्य कारण ये है कि हम लोग रोजगार से वहाँ पर रोजगार नहीं दे पा रहे हैं। और ये जो है उद्यान विकास जो है एक महत्वपूर्ण अंग है, जिसके माध्यम से हम लोगों को वहाँ पर रोजगार दे। अच्छा, आपने बहुत सारी चीजें गिनाई है। कौन सा क्षेत्र ऐसा है जिस क्षेत्र में जो आपने गिना है, किस क्षेत्र में फल उत्पादन होना चाहिए, किस क्षेत्र में फूल उत्पादन होना चाहिए, किस क्षेत्र में मधुमक्खी पालन होना चाहिए, ऐसे कुछ रीजन है उत्तराखंड के अलग अलग जगह, ऐसा या सबको एक जैसे करना चाहिए? देखिए, उत्तराखंड राज्य की जब हम भौगोलिक परिस्थिति उसकी बात करते हैं तो बर्फीले पहाड़ों से लेकर के और तराई मैदान तक हमारे पास क्षेत्रफल है, भौगोलिक क्षेत्रफल। इतनी विविधता है कि हम हर चीज जो भी नाम आपने गिनाए हैं उनको विभिन्न समय पर उनका हम उत्पादन कर सकते हैं, उन पर हम कार्य कर सकते हैं। तो इसके अंतर्गत जो है उद्यान विकास की यहाँ पे बहुत संभावना है। यही नहीं, आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि जब हम उद्यान विकास की बात करते हैं तो ये उद्यान विकास चौबटिया रिसर्च सेंटर से शुरू होता है, चौबटिया गार्डन से। अच्छा। इसका इतिहास। अच्छा। और ब्रिटिश अल्मोड़ा में रानीखेत में है। हाँ, अल्मोड़े में, और रानीखेत से 10 किलोमीटर दूर है, कैंटीरिया है जी। तो आप ही लगा लीजिए कि ब्रिटिशर्स ने जब यहाँ रूल किया। अच्छा। तो 1860 में उन्होंने कल्पना की थी कि किस तरह से इस पहाड़ी क्षेत्रों का विकास हो सकता है। अच्छा। और 1869 से 69 में उन्होंने चौबटिया में, 1860 में तो उन्होंने फॉरेस्ट की लैंड थी, वहाँ पे बगीचा बनाया, 200 हेक्टेयर का था, 200-250 हेक्टेयर का। और उस पर उन्होंने 1869 में बाहर से यूरोप से ला करके जितने भी टेम्परेट फ्रूट्स थे
चाहे सेब है, आड़ू है, प्लम है, खुमानी है, चेरी है, परसमन, जो भी हैं, जितने भी फल हैं, यहाँ तक कि जितने भी वेजिटेबल्स हैं, बंद गोभी, फूल गोभी, आलू, ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं, ये सारी जो है ये एक्जोटिक है, यहाँ की नहीं है, ये उन्होंने शुरू किया। अभी आपने देखा होगा कि आलू का हमने 100 यहाँ का मूल नहीं है, सारे के सारे जो है ब्रिटिशर्स लाए हैं। और उनका एक ध्येय यही था कि किस तरह से यहाँ की जो है आर्थिकी को हम सुदृढ़ करें। उसके बाद गोविंद बल्लभ पंत जब मुख्यमंत्री बने तो उससे पहले भी ब्रिटिशर्स ने क्या किया कि फिर 1930 में जितने भी ये भूटान था, सिक्किम हुआ, या क्या अफगानिस्तान में जितने भी पर्वतीय क्षेत्रफल थे, उनमें इनके टेम्परेट फ्रूट्स के और टेम्परेट वेजिटेबल के प्रचार प्रसार के लिए, उनकी टेक्नोलॉजी इजाद करने के लिए, कैसे उनका रोपण करेंगे, कैसे खाद डालेंगे, कैसे कीट और बीमारियों से निजात पाएंगे, रिसर्च सेंटर 1930 में इस्टेब्लिश किया, जिसका नाम था पर्वतीय फल शोध केंद्र चौबटिया रानीखेत करके 1930 में। 30 में बाप। उसके बाद जब हम आज़ाद हुए और इधर गोविंद बल्लभ पंत जब पूरे उत्तर प्रदेश के जब मुख्यमंत्री बने, तो उन्होंने भी, क्योंकि वो जमीन से जुड़े हुए नेता थे, उनको भी पता था कि यहाँ की आर्थिकी उद्यान विकास ही संभव है। उन्होंने पूरे उत्तर प्रदेश से एक निदेशालय, क्योंकि पहले जो निदेशालय होता था कृषि निदेशालय करके होता था, उसके अंतर्गत सारे आते थे। उन्होंने एक ऐतिहासिक निर्णय लिया कि उसको हॉर्टिकल्चर किया और उसका निदेशालय रानीखेत में बनाया। तब यूपी के जमाने में 1953 में निदेशालय बनाया। और उस निदेशालय को पर्वतीय क्षेत्र का एकमात्र निदेशालय, मतलब पूरे उत्तर प्रदेश का पर्वतीय क्षेत्र में एकमात्र निदेशालय उद्यान निदेशालय था, और उसका नाम रखा था उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग चौबटिया रानीखेत करके। और उसके अंदर में सारे उत्तर प्रदेश का हॉर्टिकल्चर भी उसी के अंदर में आता था। और उसके बाद ये था कि जो ऊपर के हमारे जो 9 जिले पर्वतीय जिले थे, उसमें कैडर जो है उन्हीं कैडर का होता था। मतलब आदमी ने अगर नियुक्ति पा ली तो उसका ट्रांसफर मैदान क्षेत्र में नहीं होता था, वो केवल और केवल उन्हीं पर्वतीय क्षेत्रों पर रहता था। क्या बात। और वो बहुत ही सुंदर उसका जो है उसमें आगे काम हुआ। उसी काम को फिर एच.एन. बहुगुणा ने 1900 क्या कहते हैं 73, 74, 75, 76 में उन्होंने देखा यार कि क्षेत्र विशेष की अलग अलग क्लाइमेट है, हमारे पास सब जगह शोध केंद्र होने चाहिए थे। तो इन्होंने क्या किया कि हर जिले में 2-2 शोध केंद्र खोले वहाँ के क्लाइमेट के हिसाब से। जैसे आपका पौड़ी की बात करें तो वहाँ पर श्रीनगर में खोला, कोटद्वार में खोला रिसर्च सेंटर। श्रीनगर में सिट्रस फ्रूट का था, चमोली में कोठियाल सैंड में था। पिथौरागढ़ की बात करें तो वहाँ क्या कहते हैं पिथौरागढ़ में अलग खुला। हर जनपद में तो मतलब पूरे 2-2 शोध केंद्र सेंटर फलों के और सब्जियों के काम करने के लिए। तो मतलब सरकारों ने काम किया, बहुत सुंदर किया। फिर नारायण तिवारी जी आए, उन्होंने भी बक्सी पटनायक रिपोर्ट बनवाई कि भाई किस तरह से यहाँ का विकास होता है। कहने का अभिप्राय है कि पहले की सरकारों ने जिसको भी समय मिला तो उद्यान को ही फोकस किया, उद्यान पे ही। अच्छा, आजकल ये आपने बड़ा अच्छा कहा कि ये उद्यान के लिए सरकारों के नेताओं की अच्छी दृष्टि रही है और इसलिए पहाड़ में उद्यानीकरण का विकास भी हुआ है। हम ये कह सकते हैं, मैं जिस घाटी से आता हूँ वहाँ सेब की बड़ी अच्छी फसल होती है, पूरी बेल्ट सेब की है, क्योंकि हम लोग हिमाचल से जुड़े हुए लोग हैं। और मैंने सेब की बेल्ट सिर्फ अपने यहाँ देखी यमुना घाटी में, या तो फिर रामगढ़ वाले इलाके में देखी, लेकिन और कहीं नहीं है। क्या और जगह सेब की फसल हो सकती है? ये आपने बहुत ही टेक्निकल सवाल पूछा, जिसको मैं बार बार फेसबुक के माध्यम से भी कहता हूँ। देखो, जहाँ तक हम सेब की बात करते हैं, बिल्कुल जिन इलाकों में सेब होता है वहाँ करना चाहिए। अच्छा, उत्तराखंड जब हमेशा यही बात होती है कि साहब कि हिमाचल में सेब होता है तो यहाँ भी होना चाहिए, हिमाचल में ऐसा होता है तो यहाँ भी होना चाहिए। वो गलत धारणा है। अच्छा, हमारा उत्तराखंड बेसिकली टेम्परेट है ही नहीं, मतलब शीतोष्ण जलवायु यहाँ की है ही नहीं है। अच्छा। क्योंकि जलवायु आधारित होती है अक्षांश पर, लैटिट्यूड पर।
आपने देखा होगा कि लैटिट्यूड जैसे जैसे ऊपर को हम जाएंगे, अगर 30 से ऊपर लैटिट्यूड है, अक्षांश अगर 30 से ऊपर है तो स्वतः ही टेम्परेट होगा, चाहे वो घाटी का इलाका हो, चाहे वो ज्यादा ठंडा होगा। हाँ, जैसे ही होगा। और उत्तरकाशी जो है, अच्छी बात यह है कि उत्तरकाशी जनपद वो 27 से ऊपर आता है, 30 के आसपास और हिमाचल जैसे 30 से 32 है, तो उत्तराखंड जो है तो उत्तरकाशी जो है, क्योंकि हिमाचल से नजदीक है, इसीलिए उत्तरकाशी है, या उसे टचिंग आपका चक्रोता इलाका, देहरादून का इलाका हो गया, या ये वन आपका ये नैनबाग वाला इलाका टिहरी का हो गया। तो जो 30 अक्षांश के आसपास के इलाके हैं वहाँ तो सेब का उत्पादन अच्छा हो जाता है। रामगढ़ के इलाके में भी पहले सेब अच्छा था, वहाँ भी अब थोड़ा कम हो गया, अब स्टोन फ्रूट्स पर ज़्यादा आ गए हैं लोग। लेकिन वहाँ भी क्यों कुछ माइक्रो क्लाइमेट भी डिपेंड करती है। अगर आपका 6000 से ऊपर की हाइट है, जंगल है, पानी की व्यवस्था है, तो वहाँ पर आप कर सकते हैं। तो मेरा किसानों से यही अनुरोध, बागवानों से यही अनुरोध है कि अन्य जनपदों में, उत्तरकाशी में ठीक है आप कहीं भी कर लें सेब, मतलब उम्मीद है कि अच्छा हो जाएगा, या उसे जो टचिंग एरिया वहाँ अच्छा हो जाएगा, वहाँ तो उनको माइक्रो क्लाइमेट मिल जाएगी। लेकिन अन्य जनपदों में जैसे पौड़ी है, या ये क्या कहते हैं आपका अल्मोड़ा है, या अन्य जितने भी जनपद हैं, वहाँ पर सोच समझ कर ही बगीचे लगाएं। बगीचे 6000 जो ऊंचाई है उससे ऊपर ही लगाएं, दक्षिण ढलान पर कतई न लगाएं। अच्छा, दक्षिण ढलान पर लगाएं, आप पूरे भी लगा सकते हैं। जो थोड़ा कम वाले इलाके हैं तो वहाँ तो पूरब को ही हम संस्तुति करते हैं कि पूरब दिशा में करने से, वरना उत्तर वाला। आपको ध्यान होगा चंबा मसूरी फ्रूट बेल्ट बनी थी। हाँ। कभी आप चंबा से जाना मसूरी की तरफ, या मसूरी से जाना चंबा की तरफ, वो 19 किलोमीटर की फ्रूट बेल्ट बनी थी सुचिता कृपलानी के जमाने में, 64-65 में 19 किलोमीटर की फ्रूट बेल्ट। हाँ हाँ, वो चीफ मिनिस्टर थे। तो वहाँ भी सेब के बाग लगे और बड़ी मेहनत से लगे, शुरू में खूब फलत पे आई। अगर आप देखेंगे तो जो नॉर्थ की तरफ है, जो हिमालय की तरफ जो बेल्ट है, जब आप मसूरी से इधर आएंगे तो दाईं तरफ जो उधर को दिखाई देगा, तो वहाँ तो आपके सेब के पेड़ कहीं कहीं दिखाई भी देंगे, या होंगे तो कुछ बगीचे। लेकिन जो उधर की तरफ है, साउथ की तरफ, दूसरी तरफ रिज के, वहाँ के सब बहुत पहले खत्म हो चुके थे। तो कहने का मतलब है कि साउथ की तरफ जो है, अगर आपने साउथ दिशा की तरफ अगर बगीचे लगाए तो उसमें कई तरह की बीमारियां आ जाएंगी, कैंकर आएंगे, ओलिया फिश आएगी, तरह तरह की बीमारियां। तो इसमें दिशा का भी मुख्य है। हाँ, जैसे चमोली में बहुत बर्फ गिरती है तो उधर बिल्कुल वहाँ एडवांटेज मिलता है, बता दो वहाँ एडवांटेज है। जो इलाके 6000 से ऊपर के हैं, बर्फ के नज़दीक हैं, हिमालय के नज़दीक हैं, जहाँ ठंडा है। देखो सेब के लिए चाहिए होता है 1100, सेब के लिए 1100 से लेकर के 1600 घंटे लगातार 7 डिग्री सेल्सियस से कम का तापमान चाहिए, उसको हम चिलिंग रिक्वायरमेंट कहते हैं। अच्छा। अगर सेब को वैरायटी पर अलग अलग डिपेंड करता है, जैसे डेलिशियस ग्रुप है तो 1600 डिग्री सेल्सियस, उसको 1600 घंटे उसको चाहिए चिलिंग। और चिलिंग के माने हैं कि 7 डिग्री सेल्सियस से जब कम तापमान लगातार मिले 1600 घंटे, तब जो डेलिशियस ग्रुप के हैं, चाहे वो गोल्डन है, चाहे वो रेड डेलिशियस है, चाहे रिचर रेड है, जो भी है डेलिशियस ग्रुप जो है, वो तभी वो फलत में आएगा। इसी तरह से और वैरायटियां हैं, मतलब वो 1100 से लेकर उसके बीच के आते हैं। अच्छा, मैं आपको रोक रहा हूँ कि वो आजकल रूट स्टॉक हाई डेंसिटी का बड़ा प्रचलन चला हुआ है, और सरकारें बहुत पैसा दे रही है उसमें, लाखों रुपए दे रही है और ले भी रही है, जो भी है। लेकिन क्या है, मतलब मुझे लगता है कि जो पेड़ 1 साल में फल दे देता है, क्या उसकी लाइफ है क्या? और बड़ा मतलब बहुत नौजवान उस पे अपना समय पूरा बर्बाद कर रहे हैं, या अच्छा कर रहे हैं, मैं ये मुझे नहीं लगता। ये तो बड़ा टेक्निकल सवाल आपने पूछा। देखो होता क्या है, नया जो कॉन्सेप्ट है, जब हम हाई डेंसिटी की बात है, देखो आज के ज़माने में हम पेड़ों का क्या कर रहे हैं, दोहन करते हैं। मतलब एक भूख है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट, या ज़्यादा से ज़्यादा हम, जैसे हम प्रकृति का दोहन करते हैं, ऐसे हम पेड़ों को, उनका एक किस्म से हम दोहन कर रहे हैं पूरी तरह से। हमारा फोकस ये है कि कैसे इससे ज़्यादा से ज़्यादा हमें उपज मिले। तो यूरोपियन कंट्रीज में होता क्या है कि वहाँ पर सेब की जो सीडलिंग की रूट थी वो काफ़ी नीचे जाती थी, तो वहाँ पानी बहुत रहता था, जड़ें वहाँ सड़ जाती थी। ये उनकी टेक्नोलॉजी थी, तो उन्होंने इस तरह से जो उनसे सकर्स निकलते हैं उनको लेकर के देखा कि भाई इसकी जड़ें तो ऊपर ही ऊपर है, नीचे नहीं जा रहा, अरे ठीक ठाक चल रहा है, इसमें पेड़ भी अच्छा हो रहा। तो उन्होंने ये क्लोनल रूट स्टॉक ईजाद किए। क्लोनल है ये? हाँ, ये क्लोनल रूट स्टॉक हुआ। उसके सकर्स निकले, उन सकर्स में से उन्होंने क्लोन बने,
और कुछ क्लोन्स इस तरह के मिल गए उनको कि उन पर जो मूल रूट है वो न हो करके वो मतलब एक किस्म से प्रकृति ने वो अडॉप्ट किया, जो भी किया मतलब बनाया गया। हाँ बनाया गया, वो बने क्लोन। उसके बाद फिर M9 सीरीज निकली, जावा सीरीज निकली, कई सीरीज निकली। और उनकी विशेषता क्या, देखो सेब में विशेषता क्या होती है कि नीचे वाले पोर्शन को कहते हैं हम रूट स्टॉक, ऊपर का हमारा साइन हुआ जो जिसके हम अच्छे पेड़ की जो जिससे हम उपज लेते हैं। हाँ। ठीक हो गया जी। इसमें एक विशेषता क्या होती है कि रूट स्टॉक की ग्रोथ बढ़वार जैसी होगी वैसे ही उसमें उस पौधे की ग्रोथ होगी। मतलब साइंस से मतलब नहीं उसका, मतलब ग्राफ्ट आप डेलिसियस का लगाया, डेलिसियस से पेड़ बड़ा होता है। अगर आपने डेलिसियस का ग्राफ्ट जो है M9 पे लगाया तो पौधा छोटा ही होगा। हाँ, या M111 पे लगाया, 106 पे लगाया, जिस पे भी लगाएंगे मतलब एक जनरल वो है। तो इन्होंने क्या किया कि अधिक उपज देने के लिए सीडलिंग में पौधे बड़े दूर दूर होते थे, 6-6 मीटर पे। हाँ ठीक है। अब उनमें उपज क्या थी कि उसमें उतने केयर में नहीं करते, उपज उतनी अच्छी नहीं होती। लेकिन पौधे का जब हम नज़दीक एक क्षेत्र विशेष में जब पौधों की संख्या बढ़ाएंगे तो ये उम्मीद की जाती है कि उनसे उपज भी बढ़ेंगी। तो क्योंकि बौने जाति के हमने पौधे किए, उसमें 3 किस्म के हैं। एक अति सघन हुआ, जिसको कि हम 1-1 मीटर पे भी लगा सकते हैं। अच्छा। उसके बाद थोड़ा मध्यम वाले हैं, 1 मतलब M111 करके है, 106 है या और उसमें है। तो इस तरह से जो है उसको कैटेगराइज किया है। रही बात जो आपने पूछा कि साहब के आने वाला इसका भविष्य क्या है, तो मैं बार बार उसी चीज़ को कह रहा हूँ कि जिनके पास जो संपन्न है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर दे सकते हैं, जिनके पास ड्रिप की व्यवस्थाएं हैं, जो फर्टिगेशन का पूरा सिस्टम अफोर्ड कर सकते हैं, जिनको पूरा मैकेनिज्म है, जिनको पूरी जानकारी है, जिनको जो पूरा समय दे सकते हैं, वही इस सरकारी योजनाओं की तरफ जाएं। वरना निश्चित रूप से ये इनको बाद में निराशा ही हाथ वही नहीं तो रॉयल डेलिशियस और ये सब लगाए। मतलब जो हम देखते हैं यूट्यूब में, फिर निश्चित रूप से बढ़िया बगीचे हैं। अगर आपके पास पूरा पैसा है, आप अगर 1-1.5 करोड़ रुपया इन्वेस्ट कर सकते हैं, आपके पास पूरा फर्टिगेशन सिस्टम है, आपके पास पूरा फेंसिंग है, आपके पास पूरा क्या कहते हैं टेक्नोलॉजी है। इसमें मेन टेक्नोलॉजी, जैसे मैंने पहले भी कहा कि हम पेड़ों का दोहन करते हैं तो उसमें उतनी आपदाएं आएंगी। आपदाओं के लिए हमें तैयार होना पड़ेगा, उसके लिए आपको स्ट्रक्चर खड़ा करना पड़ेगा, आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए कि कार्बन टू नाइट्रोजन रेशियो क्या होता है, कब का कार्बन ज़्यादा करना है, कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा करना है, तब कब फ्लोटिंग बॉडी कहीं निकालनी है, कब नाइट्रोजन देना है। पता लगा आपने नाइट्रोजन डाल दिया, उसमें ग्रोथ हो रही है, उसमें फल ही नहीं आ रहा है। तो इतना हाईली टेक्निकल है। मैं समझता हूँ कि इसमें उन्हीं लोगों को आगे आना चाहिए जो अपना पूरा समय दे सकते हैं, जो बिल्कुल टेक्नोलॉजी में अपडेट रह सकते हैं, और जिनके पास के पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इसमें आए। वरना लोग सीडलिंग पे ही जाएं। सीडलिंग में भी अगर आपको ट्रेनिंग प्रूनिंग अच्छी आ सकती है तो इसी तरह की बागवानी जो हम उच्च घनत्व की बागवानी कह रहे हैं वो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, आपके से तो बहुत ज़्यादा सीखने के लिए मिल रहा है। जो भी सुन रहा है उसको लग रहा है कि मैं भी अब ऐसा करूं वैसा करूं। तो आपका नंबर हम इसमें डिस्प्ले कर देंगे, लोग आपसे पूछेंगे और मैं सिर्फ थोड़ा बातचीत करेंगे आपसे। ऐसा आपको मैं आपसे यही एक चीज़ जानना चाह रहा हूँ कि जितनी चीज़ें आपने बोली एज ए उद्यानीकरण के लिए, उन सब का ऐसा कुछ कंबाइंड बगीचा बनाया जा सकता है क्या कि उसमें मधुमक्खी पालन भी हो रहा है, उसमें गाय पालन भी हो रहा है, उसमें सेब भी हो रहा है, उसमें दाल भी हो रही है, ऐसा कुछ हो सकता है क्या? देखो, ये कॉन्सेप्ट आपको करना पड़ेगा। जब तक आप इंटीग्रेटेड फार्मिंग नहीं करेंगे, इसको इंटीग्रेटेड फार्मिंग कहो या ये तो जो नाम आपने गिना है, हाँ, ये तो बिना इनको किए तो आप एप्पल ग्रो कर ही नहीं सकते। अच्छा, आपको दलहनी फसलें भी लगानी पड़ेंगी अगर आप ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ जा रहे हैं, जिससे कि वातावरण का जो 78-80% नाइट्रोजन है वो उसके क्या कहते हैं जड़ें ले सकें दलहनी फसलों की, जिससे पौधों को नाइट्रोजन मिल सके। इसके अलावा आप इंटरक्रॉप में करेंगे, जैसे गेंदे के फूल कर सकते हैं, लहसुन लगाएंगे, उससे कीड़े वीड़े कम आएंगे। और मौन पालन तो इसके लिए निहायत जरूरी है। बिना मौन बक्सों के तो इसमें पॉलिनेशन संभव ही नहीं है। पॉलिनेशन के लिए जब तक आपके पास बीज नहीं है, बिना मधुमक्खी पालन के तो सेब होना संभव ही नहीं है। आपने खाली बगीचा लगा दिया और कीटनाशक छिड़क दिया वहाँ पे,
पता लगा वहाँ कोई विजिट ही नहीं कर रही है, बीज तो दाने पड़ेंगे नहीं, फूल आएंगे सब गिर जाएंगे। आप समझ में मेरी बात, क्योंकि हमारे यहाँ एक ऐसी बेल्ट थी, मैं तब छोटा था, तो इतने सेब होते थे, अब सड़क भी नहीं थी, खतरों पे ढुलान लग रहे सेब की। अब मैं देख रहा हूँ कई दिनों से कि वहाँ सेब एक दाना नहीं हो रहा है। तो ये आज मुझे सीखने के लिए मिल गया आपसे कि वहाँ दाना क्यों नहीं हो रहा। सबके बगीचों में मधुमक्खी पालन था, कि सबने मधुमक्खी पालन हटा दिया, बिना उसके जो है सेब भी गए। उसमें 2 शर्तें होते हैं। सेब बता बार बार इस चीज को कर रहा हूँ कि सेब ग्रो करना आज के जमाने में, पहले तो आसान था, सीडलिंग पे होता था, एक बार पेड़ लगा दिया खूब बड़ा होता था, मतलब उसमें ज्यादा केयर करनी तो पड़ती थी उसकी भी, लेकिन उतनी ज्यादा नहीं करनी पड़ती। लेकिन आज तो जब हम उसकी बात हाईटेक की बात करते हैं तो उसमें पॉलिनाइजर परागण करता है। इसमें होता क्या है कि एक ही फूल में नर भी होता है, मादा भी, दोनों होते हैं, लेकिन इसको हम सेल्फ इनकम्पेटिबल कहते हैं। मतलब उसी फूल का परागण उसी की वर्तिकाग्र में नहीं कर पाता, वो दूसरी किस्म का जो है उसमें चाहिए उसको। वो प्रकृति की वो है कि नई वैरायटी किस तरह से ईजाद हो, जो प्रकृति का नियम है, तो उसके हिसाब से उन्होंने कहा कि भाई कि उसी का जो है वो सेल्फ फ्रूटफुल नहीं हो पाता, बहुत कम होता होगा भी। अगर हम कहते हैं कि साहब ये सेल्फ फ्रूटफुल है, लेकिन वो फिर भी अगर पॉलिनेटर लगाएंगे उसमें तो ज्यादा उपज बढ़ेगी। ठीक है, तो उसमें हमेशा जैसे इनब्रीड बोलेंगे उसको। इनब्रीड नहीं, क्रॉस ब्रीडिंग बहुत ही जरूरी है इसमें। तो इसको जो है जैसे पुराने जमाने में रेड डेलिशियस के साथ गोल्डन डेलिशियस लगाते थे, बहुत जरूरी था, अगर नहीं लगाएंगे तो फ्रूटिंग में नहीं आएगा। तो उसको पॉलिनेट करने एक तो शर्त ये है कि आप जब भी पौधे लगाएं, जैसे ये शीतकाल में सेब लोग ज़्यादा लगाते हैं, सेब, आड़ू, प्लम, खुमानी सारे पौधे लगते हैं। तो सेब का बगीचा अगर कोई किसान कोई बागवान लगवाता है तो निश्चित रूप से, चाहे वो हाई डेंसिटी M9 इस पर क्या कहते हैं रूट स्टॉक पर कर रहा है या सीडिंग पर कर रहा है, वो विभाग से योजना मिल रही है, उसके नाम पे अपना समय और पैसा बर्बाद न करे। पहले तो अपनी जरूरत देख लें और विभाग से किस्म का नाम लेके पूछे कि भाई मेरे को इस किस्म के पौधे चाहिए, कौन कौन से आप पॉलिनाइजर देने हैं, आपको पॉलिनाइजर के नाम लिख के दो, उनसे मांगो। क्योंकि होता क्या कि योजनाओं में वो खाली उठा के एक बंडल उठा के पौधे के दे देते हैं, किसान लगाता है, उसके बाद हम चलो सर सरकारी योजना की बात तो छोड़ो, हम तो ये चाहते हैं कि हम जो इस वीडियो को देखे वो सीखे, तब वो सरकारी बजट लाए या गैर सरकारी लाए। बिल्कुल हम ये कहना चाहते हैं। अच्छा, आपका बहुत लंबा सफर रहा है उद्यानीकरण को लेकर के, उद्यान विभाग को आपने बहुत लंबा समय दिया, करीब 35-40 साल आपने उनको दिए। इस सफर में आपके पास कोई सक्सेस स्टोरी है कि उसने ऐसा किया था, फिर मैंने उसको ऐसा किया था और आज वो ऐसा है, ऐसा कोई सक्सेस स्टोरी है? एक आप सुना कोई उदाहरण है? कई एक सक्सेस स्टोरी मैं बताऊं आपको जी। मैं नजदीक ही बताता हूँ आपको, दूर जाना। जब नैनबाग आपने देखा, नैनबाग का क्षेत्र, हाँ जी, ठीक, हाँ जी, और आप नैनबाग से और वो धरासू बैंड जो रोड जाती है बीचों बीच जाती है, निकलती है उधर आगे, हाँ जी। तो 2003 में मैं टेहरी में DHO था जी। तो वहाँ पे उस टाइम पे कम मतलब बगीचे देखने को मिलते थे। पुराने सेब के बगीचे सारे खत्म हो चुके थे। लेकिन आज की तारीख में अगर जाएंगे वहाँ पे तो वहाँ पे उद्यान पंडित कुंदन सिंह पंवार जी हैं, उनका नाम आपने सुना होगा जी। और 2003 से उन्होंने सबसे पहला कीवी का प्रोजेक्ट 94-95 का उन्हीं का है, ये नहीं 2000 के आसपास का क्या कहते हैं नेवाड़ का जो प्रोजेक्ट है कीवी का, वो 150 पेड़ उन्होंने लगवाए थे। सबसे पहला प्रोजेक्ट उन्हीं का था और बड़ा अच्छा हुआ। और उनकी विशेषता क्या है उनकी, पंवार जी की, कि वो हर चीज़ अपना एक्सपेरिमेंट करते हैं और जो जिससे उनको लाभ होता है उसकी तरफ बढ़ जाते हैं। हाँ। उन्होंने कीवी ट्राई की, उनको उतनी मतलब है कीवी भी बिक जाती है उनकी, लेकिन उतना उनको प्रॉफिट नहीं हुआ। फिर उन्होंने सेब पे अन्ना पे किया, जो उसको आजकल आप लोग सुनते होंगे कि साहब वो गर्म जलवायु में भी सेब हो रहा है, ये हो रहा है। फिर उसमें भी उनको कुछ दिनों बाद ही, कुछ ही सालों बाद सारे पेड़ सूखने लगे, फिर उन्होंने वो भी हटाया। तो फिर वो स्टोन फ्रूट्स पे आए, आड़ू पे आए। आड़ू पे उनके पास कम से कम नहीं भी होंगे तो 8-10 वैरायटी हैं। तो उसमें उन्होंने काफ़ी प्रॉफिट दिखाई दिया। तो उन्होंने, क्योंकि वहाँ पे मसूरी नज़दीक है और वो एप्रिकॉट, ये जो है स्टोन फ्रूट्स जो ये जो हैं, ये आपके अप्रैल लास्ट से मई से पकना शुरू हो जाते हैं। उनका सारा बिकना शुरू हुआ। अब वो आज की तारीख में
अब वो एप्रिकॉट और प्लम की तरफ जा रहे हैं और हाई डेंसिटी कर रहे हैं, मतलब वो अपने आप ही जो है, तो उनकी एक पूरी टीम है उन लोगों की आपस में, बड़ा सुंदर जो है, और पूरी वो टीम स्पिरिट में वो लोग काम कर रहे हैं। तो आज अगर आप उस मेले पे जाएंगे तो निश्चित रूप से आपको बड़े अच्छे अच्छे बगीचे देखने को मिलेंगे, एप्पल के भी मिलेंगे, आड़ू के मिलेंगे, अच्छे बगीचे मिलेंगे, और बिल्कुल वो रामगढ़ का जो ये पैराडीलक्स और रेड जून वगैरह है, सारी वैरायटी उनके पास हैं। और मेरा तो अभी भी सरकार से भी अनुरोध होगा कि बजाय एप्पल में ठीक है जो इलाके जहाँ हो रहे हैं वहाँ हों, लेकिन हमको देर सवेर स्टोन फ्रूट पर आना ही आना पड़ेगा। स्टोन फ्रूट की जब हम बात करते हैं तो आड़ू, प्लम, खुमानी की बात कर रहे हैं। देखो हमारी, मुझे ये कहने में कतई संकोच नहीं है कि हमारी जो सरकारें बनी राज्य बनने के बाद, जो हमारी परिकल्पनाएं थी, न सरकारों की नीति अच्छी रही, न नियत अच्छी रही, न दृढ़ संकल्प रहा। हम पर्यटन प्रदेश की बात कर रहे हैं, आपने देखा एक दाना फल अप्रैल से लेकर के अगस्त तक कहीं दिखाई देता कहीं? अरे आप घूमते रहते हो पूरे क्षेत्र में, नहीं दिखाई देता। दिखा दिया कहीं? मतलब केवल रामगढ़ नैनीताल में दिखाई देता, वहाँ आड़ू दिखा देता, वो दिखा देता, क्यों? वहाँ लोगों की, किसानों की मेहनत है अपनी, बड़ा वहाँ पे और कई लोग रहे हमारे उद्यान विभाग के भी। वहाँ पे एक हरक सिंह रावत हैं, रिटायर्ड SHI, उनका बहुत बड़ा योगदान है। अच्छा। उनकी अपनी नर्सरी भी थी, उन्होंने तो रेड जून की हम बात करते हैं आड़ू की, पैराडीलक्स की हम बात करते हैं, आषाढ़ी की बात करते हैं आड़ू की, ये उनका बहुत बड़ा योगदान रहा। आज की तारीख में भी वो 85-86 साल के हो गए हैं, अपनी उनकी मेहनत है कि वो कई लोगों को पौधे भी देते हैं, बड़े भी हैं बगीचे, काफ़ी अच्छे बड़े हैं आड़ू के। तो मेरा कहना है सरकार को भी जो है अपने उसके हिसाब से, जब हम पर्यटन प्रदेश की बात कर रहे हैं तो हमें कम से कम स्टोन फ्रूट्स पे, आड़ू, प्लम, खुमानी पे ध्यान देना चाहिए। और मैक्सिमम जो यात्रा लाइन हमारी हैं, अरे सारी खाली वीरान पड़ी हैं। अभी मैं गया था यहाँ, तो स्टोन फ्रूट्स में ध्यान देना चाहिए। जो फल हमारे हैं उनकी विपणन की कोई व्यवस्था नहीं। आजकल आप माल्टा देखते होंगे, कई संस्थाएं जो हैं, ये दात संस्था भी कर रही है, एक आपका ये बागवानी कृषि बागवान विकास उद्यमी संगठन है, वो भी लगे हैं कि माल्टा का विपणन हो। मतलब विपणन जो है अब माल्टा में है, जबकि माल्टा अपने आप में बहुत अच्छा फल है। और उसकी सबसे बड़ी जो विशेषता मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो ये है कि एक तो हम बोलते हैं जैविक, वो अनुवांशिक रूप से जैविक है, जेनेटिकली जैविक है। जेनेटिकली जैविक मैं इसलिए कर रहा हूँ कि वो पौधे कोई विभाग ने नहीं दिए कि विभाग ने वाई लोटे के साथ उद्यान विभाग ने क्या कहते हैं, वहाँ के किसानों ने खुद बीज बोए, माल्टा के बीज बोए, उनसे जो पौधेपन, आप किसी भी किसान से पूछिए, उससे पूछे भाई तेरे नई बगीचा लगाया तो कहाँ से लगाया, तो यही कहेगा साहब की मैंने माल्टा के बीज बोए, उससे ये पौधे लगाए। और माल्टा की सबसे बड़ी विशेषता क्या है इसकी, इसमें न्यू सेलर सीडलिंग होता है। ऊपर के बाद आर्टिकल आपने छापा भी है वो कि उसमें उसका जो जाइगोटिक, मतलब जो परपरागण से जो जो पौधा बनता है वो स्वतः ही कमजोर हो जाता हो, और उसके जो जाइगोटिक, उससे जो बाहर के जो न्यू सेलर्स जो सीडलिंग वो जो होते हैं, सेल्स होते हैं, वो वेजिटेटिवली प्रोपोगेट करके पौधा बनाते हैं अपने आप ही। तो नेचुरली वो कलमी पौधे के, मतलब उसके जो मातृ वृक्ष के जो गुण है उसमें सारे आ जाते हैं। अच्छा, आपसे लंबी बात हो जाएगी क्योंकि आपसे सीखने के लिए बहुत कुछ मिलता है, क्योंकि कम समय की नजाकत को देखते हुए आप ऐसा क्या संदेश देना चाहेंगे कि जो भी मुख्यमंत्री बने वो ये बोले कि हमारा उद्यान प्रदेश है जी, और वो तो करे कुछ न करे, पर आप कौन सा मंत्र देना चाह रहे हैं? देखो युवाओं को, विशेषकर युवाओं को जो इस फील्ड में आना है। मैं दोनों को बताता हूँ जी। सरकार से मेरा यह अनुरोध रहेगा, अरे उत्तराखंड राज्य में इतने अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर हैं जी। आपके पास पन्नगर विश्वविद्यालय है, आपके पास भरसार विश्वविद्यालय, आपने इसी मकसद से बोला था कि हॉर्टिकल्चर में बनेगा। उसके बाद आपके पास ICR का क्या कहते हैं, पर्वतीय विवेकानंद पर्वतीय कृषि शोध के अनुसंधान केंद्र मटेला में है। आपके पास सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर क्या कहते हैं सेंटर जो है, क्या कहते हैं, मुक्तेश्वर में है। बिल्कुल। आपके पास NBPGR नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्स भवाली में है। 13 आपने कृषि विज्ञान केंद्र खोल रखे हैं। 13 कृषि विज्ञान केंद्रों को जितने उद्यान विभाग के बड़े बड़े बगीचे हैं सारे उनको दे रखे हैं। अरे उनका सहयोग तो लीजिए आप। आज आप एक बुलेटिन वहाँ का हिमाचल का देखेंगे, वो दे रहे थे कि साहब की 1 तारीख से जो है 1 जनवरी से पौधे मिलने शुरू हो जाएंगे।
फलाने यूनिवर्सिटी केवी के सेंटर से, फलानी केवी के सेंटर से, फलानी केवी के सेंटर से, और आप आए पेड़ ले जाएं। क्या ये यहाँ की सरकार कर सकती है? बुलेटिन जारी क्या हमारे कहना चाहेंगे कि जो कुकसाल जी सुन रहे हो ऐसा करें, जो भी आए वैसा करें, वैसा करें। हाँ। तो उनका सहयोग लेना चाहिए। जो हमारा जो बलचंड में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर हमें करना चाहिए। और जो बागवान बगीचा लगाना चाहें वो निश्चित रूप से पूरी जानकारी ले लें। कई सफल बाग हैं, मैंने कह रहा हूँ कि मतलब जो सफल है उनके पास जो सक्सेस स्टोरीज हैं, आप टिहरी क्षेत्र में कुंदन सिंह पंवार जी से बात कर सकते हैं। यहाँ पर हिमाचल में कलासर नर्सरी के जो है विक्रम रावत जी हैं, बहुत अच्छी जानकारी है। वो यहाँ से लोगों को ले जाके अपने फार्म में कलासर नर्सरी में हिमाचल में ट्रेनिंग देते हैं। उनका बड़ा अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है। यहाँ मैं देखने में खुद गया था, क्या कहते हैं आपके डोईवाला में, बहुत सुंदर उनका बना है। तो कई लोग हैं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आप रामगढ़ में आड़ू प्लम खुमानी को देखने जाना, आप वहाँ देख सकते हैं कैसे किसान कर रहे हैं। तो कोशिश करें, सबसे पहली प्राथमिकता बागवान को ये देखनी चाहिए कि जो पौधा मैं ले रहा हूँ सचमुच में ये ठीक है भी कि नहीं, वंशानुगत रूप से सही है कि नहीं है। क्योंकि यहाँ पर अब तक की तो यही है कि अब सीजन आने वाला है। अब आप देखेंगे कुछ दिनों बाद कि यहाँ की जो नर्सरियाँ करीब सारी बंद हैं। कोई किसी ने प्रयास नहीं किया कि साहब इनका उत्पादन लिया जाए। अब वो कश्मीर से और हिमाचल से सारे पेड़ आएंगे और बाद में किसान सर पकड़ के जो तो कुल मिला करके डॉक्टर कुकसाल ने ये कहा है कि जितने भी हमारी इंस्टीट्यूशन हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हैं, उन सब का सहयोग लिया जाए। और जो जितनी हमारी नर्सरी है, वो चाहे सरकारी है गैर सरकारी नर्सरी, उनकी भी मदद ली जाए। तो आज की वार्ता में बस इतना ही। अगली कड़ी में ऐसे ही किसी खास विशेष मेहमान से आपको रूबरू कराऊंगा। अनुमति दीजिए, नमस्कार।